जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर आप लोग बेहतरीन और शानदार प्रयास में उसको जारी रख पा रहे हैं। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं बाबूजी राठौर। राठौर जो इनका वंश है ना। राठौर रियासत कहाँ पे थी? तो मारवाड़ में, यानी जोधपुर का जो क्षेत्र है, जोधपुर जोधपुर रियासत का जो भाग हुआ करता था, वहां पे उस जोधपुर रियासत के वंश के कौन लोक देवता है? बाबूजी राठौर, है ना। एक सेकेंड, अपन आज बात करेंगे बाबूजी राठौर के बारे में। क्या इनकी जीवनी है? तो बाबूजी राठौर जो है, इनको अपन क्यों लोक देवता के रूप में आज पूजते हैं, इन सब चीजों की अपन जानकारी यहाँ पे लेंगे। अच्छा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाबूजी राठौर के बारे में, इनका जीवन परिचय। क्योंकि बाबूजी राठौर की आप देखना, आज बहुत शानदार, बहुत अच्छी स्टोरी बनने वाली है। और उस स्टोरी को अपन कहाँ से शुरुआत करेंगे? इनके जीवन परिचय से, और एक एक लाइन को अपन समझते चलेंगे, है ना। तो आप सभी ध्यान से देखना, तो वीडियो लास्ट तक देखना। कहानी मैं आपको इस प्रकार से सुनाऊंगा कि आपकी लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो बाबूजी राठौर की अपन अब बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इनका जन्म। जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ कोलूमन में। और कोलूमन कहाँ पे है? तो ये है फलोदी में। अब आपको पता है फलोदी वर्तमान जिला बना है, ठीक है। पहले कौन से जिले में था? तो जोधपुर जिले में, ठीक है। जन्म कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर, ठीक। जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 1239 ईस्वी में, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इनके पिता। तो इनके पिता का नाम है धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर। जोधपुर में जोधपुर में एक रियासत हुआ करती थी, सॉरी, जोधपुर में एक राठौर वंश हुआ करता था। उस राठौर वंश के एक राजा हुआ करते थे, कौन? राव सिंहा। और उसी राव सिंहा के वंशज कौन है? बाबूजी राठौर, ठीक है। पिता कौन है? धांधल जी राठौर। माता कौन है? माता बता सकता है कोई इनकी? तो माता है कमला देवी। कमला देव बोल दो या सुप्यार देव। क्या? ओ सॉरी, सुप्यार देव इनका नाम नहीं है। इनकी माता का नाम क्या है? कमला देवी। सुप्यार देव इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। तो माता का नाम क्या है? कमला देवी। यहां से आपको एक मैं स्टोरी बताऊं, इस कमला देव की स्टोरी बताऊं। एक बार थोड़ा सा दो लाइन और देख लो, फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। माता कमला देव हो गया, पिता धनधर जी राठौड़ हो गए, और कौन बचा? इनकी पत्नी। तो पत्नी कौन थी? फूलम देव। फूलम देव या सुप्यार देव। फूलम देव या सुप्यार देव, ठीक है। और ये फूलम देव या सुप्यार देव थी, ये कहाँ की थी? तो ये थी अमरकोट की। अमरकोट कहाँ पे है? तो अमरकोट है पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। अमरकोट के किसकी पुत्री थी? तो ये थी सूरजमल। सोढ़ा की पुत्री। कहाँ की थी? अमरकोट, ठीक है। आपको मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता दूं, इसकी मम्मी की। बाबूजी राठौड़ की जो मम्मी है, कमला दे। और ये परी मैंने क्यों लिखा, इस परी का क्या मतलब है? इस परी का मतलब यह है, एक बार इनके बाबूजी राठौड़ के पिता कौन है? धांधल जी राठौड़। ये धांधल जी राठौड़ क्या कर रहे थे? रात के टाइम में मारवाड़ का जो क्षेत्र था, जंगल वाला जो क्षेत्र था, उसमें से निकल रहे थे, जंगल में से निकल रहे थे। तो ये जंगल में से निकल रहे थे, तो ऊपर से पापा की जो परियां होती है, वो सॉरी पापा की परियां नहीं, दूसरी परियां, एंजल वाली परियां ना, तो वो स्वर्ग से कहाँ पे आई हुई थी? धरा पे। धरा पे क्यों आई हुई थी? क्योंकि इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए।
ठीक है। तो वो परियां एक तालाब में नहा रही थी और इधर से पापू जी के पिता धांधल जी निकल रहे थे। तो धांधल जी का जो घोड़ा था उसको प्यास लगी और उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए धांधल जी कहाँ पे लेके गए? तालाब के पास। अब तालाब के पास जैसे ही वो जा रहे थे तो वो परियां उनको देख लेती है, धांधल जी को देख लेती है, धांधल जी उस परी को देख लेता है। और बाकी परियां तो पहले नहा के निकल गई थी, लेकिन वो एक परी और ज्यादा नहाने के चक्कर में उसको किसने देख लिया? धांधल जी ने। परी ने धांधल जी को देखा, धांधल जी ने परी को देखा, दोनों का आई कांटेक्ट हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, दोनों आमने सामने हुए। और दोनों आमने सामने हुए तो परी ने कहा कि तुमने मुझे क्यों देखा? अब मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई है और मैं मेरे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसका जो जगह थी, घर था उसका, स्वर्ग, वहां पे नहीं जा पाऊंगी। तो अब धांधल जी के मन में लड्डू फूट गए कि किसने कहा कि तुम ऊपर वापस जाओ? मैंने तो तुम्हें कहा नहीं। और जाने के लिए बोल भी कौन रहा है? जाने की जरूरत क्या है? मेरे साथ चलो ना, महलों में राजकुमारी बना के रखूंगा, क्या दिक्कत है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। तो परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन परी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो करती क्या बेचारी? तो उसने वही किया तो धांधल जी ने बोला क्या? धांधल जी ने लगभग लगभग घुटनों के बल पैरों को टेकते हुए प्रपोज किया किसको? परी को। विल यू मैरी? विल यू मैरी? तो परी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों ने शादी कर ली। शादी करने से पहले परी ने दो शर्तें बताई। कौन कौन सी? एक शर्त तो ये कि मैं कब मेरे लिए अलग महल बनाओगे आप, कि मैं आपके पर्सनल महल में नहीं रहूंगी, मेरे लिए साइड में अलग जगह पर दूसरा महल बनवाओगे। धांधल जी राजकुमार परिवार से थे तो कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी बड़ी बात है। दूसरी शर्त बताओ। धांधल जो परी ने कहा धांधल जी को कि मेरे महल में कोई भी मुझे बिना पूछे नहीं आएगा। धांधल जी ने कहा कि डन। तो परी ने कहा कि तुम भी नहीं? धांधल जी ने कहा कि डन। ऐसे कह के वो शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं तो करीब, तुम भी जानते हो शादी करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़े दिन बाद उनके पुत्र पुत्र पैदा होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इस परी के क्या हुआ? बाबूजी राठौड़ पुत्र जन्म हुआ। ठीक है। तो परी की कोख से, परी की गर्भ से किसका जन्म हुआ? बाबूजी राठौड़ का। अब आप ऐसे मुझे बताओ, कैटरीना कैफ के गर्भ से किसी का जन्म होगा तो वो श्योर है वो इतना सुंदर होगा, इतना क्यूट होगा, इतना फुटरा होगा, या दूसरा कैटरीना कैफ भी हो सकता है। ठीक है। तो एंजल्स थी ऊपर वाली, और एंजल्स से कौन जन्म ले रहा है? बाबूजी राठौर। तो आप सोच सकते हो कितने सुंदर होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये परी क्यों लिखा है? ये परी इसलिए लिखा है क्योंकि बाबूजी राठौर का जो रियल जन्म है वो इस परी से हुआ था। लेकिन ये परी क्या कर रही थी? एक बार अपने महल में सो रही थी, मतलब सो नहीं रही थी, अपने महल में बैठी थी। तो एक बार दादा जी के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना यार अपन, वो अपनी वो रानी है कौन सी, ये परी है ना, तो ये अपने को बोलती है कि मुझे बिना पूछे महल में मत आना तुम। तो ये क्यों बोलती है ऐसा? एक बार दादा जी के दिमाग में आया कि चल रे आज जो होगा देखा जाएगा। उसने बिना पूछे, बिना परमिशन लिए परी की महल में घुस गया और एंट्री कर लिया। जैसे ही महल में घुसा उसने दृश्य देखा वो दृश्य देखा कि उस दृश्य में देखते ही वो हक्का बक्का रह गया। ऐसा क्या देखा उसने? कि उस धांधल जी ने देखा कि परी अपने रियल रूप में ना होके किसके रूप में है? शेरनी के रूप में। शेरनी के रूप में बैठी है और किसको दूध पिला रही है? बाबूजी राठौड़। ठीक है। ऐसा दृश्य देख के वहां पे जो धांधल जी, उसका दिमाग खराब हो गया और परी ने भी उसको देख लिया। और परी ने उस अपना वापस रूप में आती है और परी धांधल जी को कहती है कि मैंने इसीलिए आपको मना किया कि तुम मुझे बिना पूछे महल में नहीं आओगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं जा रही हूँ वहां पे मेरे घर, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी से पहले एक वचन दिया था, एक शर्त रखी थी, जिस दिन तुमने मुझे बिना पूछे मेरे महल में प्रवेश कर लोगे उस दिन मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तो भाई साहब हुआ, परी ने भी ऐसा ही किया। क्या किया? परी ने 3-4 साल का राजकुमार हो गया बाबूजी राठौर। तो बाबूजी राठौर किसको संभलाया? किसको देके गई? हर इसको धांधल जी को। ठीक है। धांधल जी को सौंप के गई और बोली कि ये लो तुम्हारा प्रोडक्ट और ये तुम्हारा पुत्र है। ये लो तुम्हारा पुत्र, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम इसको पढ़ाओ तो सही, लिखाओ तो सही, घोड़ा चलाओ तो सही, राजकुमार बनाओ तो सही, राजा बनाओ तो सही, आई डोंट केयर, हम तो चले परदेश। ठीक है। तो ऐसा कहकर परी कहाँ पे चली गई? अपने स्वर्ग में। तो ये इसकी मम्मी की कहानी है, किसके? बाबूजी राठौर। ठीक है। बाबूजी राठौर को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं।
बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। इनके दो सहयोगी थे, उन दोनों सहयोगी के नाम क्या क्या है? एक के तो नाम है चांदा, एक का नाम है दामा, और एक का नाम है हरमन। ये जो सहयोगी थे ये भील थे। क्या थे? भील। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे गांव से आए थे और बाबूजी ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, इनका जो प्राकृतिक चिन्ह होता है, क्या होता है? प्राकृतिक चिन्ह, यानी कि इनका प्रतीक बोल दे या प्राकृतिक चिन्ह बोल दे की बात है। इनका प्रतीक होता है हाथ में भाला लिए हुए, यानी कि अश्वर पर बैठे हैं और एक हाथ में क्या लिए हुए हैं? भाला। ऐसे इनकी मूर्ति आपको मंदिरों में देखने को मिलेगी। ठीक है, बाबूजी के तीन चार उपनाम है। उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो कहते हैं इनको ईंटों के देवता, ऊंटों के रक्षक देवता। ठीक है, एक इनको कहते हैं गायों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता। एक इनको कहते हैं प्लेग के रक्षक देवता, प्लेग के रक्षक देवता। ठीक है, तो ये इनके उपनाम है। कौन कौन से हैं? ऊंटों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, और प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, ध्यान रखना इनके उपनाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा उपनाम पाबू जी का है, या पाबू जी का उपनाम बताइए। ठीक है, पाबू जी की एक घोड़ी है, पाबू जी की एक घोड़ी है, और इस घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करो एक बार, इनका जो सामान्य परिचय है। फिर अपन बात करते हैं इनके जो जीवन की जो अगली कहानी बनने वाली है वो कौन सी है। परी की मैंने कहानी आपको बता दी, किस प्रकार पाबू जी का जन्म हुआ। अब पाबू जी शादी करने जाते हैं अमरकोट में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन पहले जब ये अपने राजस्थान की जो बाउंड्री थी वो वहां तक थी, अमरकोट तक थी। क्योंकि अब तो बीच में तार बाउंड्री कर दी, सीमा कर दी, पहले तार बाउंड्री नहीं थी। तो पहले अपना जो क्षेत्र हुआ करता था राजस्थान का जैसलमेर वाला भाग, वो अमरकोट तक हुआ करता था। तो पहले लगभग लगभग वो अपने राजस्थान में आया करती थी। लेकिन जैसे बाउंड्री हुई, सीमाएं निर्धारित हुई, वो पाकिस्तान में चली। ठीक है, तो कर नोट, अगर इतना टाइम नहीं है आप नोट कर लो, अगर नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या कहानी बनती है आगे। तो कहानी ये बनती है, बाबूजी राठौड़ की शादी। ठीक है, शादी करवा देते हैं एक बार। तो उनकी पत्नी कौन थी? तो वो थी फूलम दे, फूलम दे या सुप्यार। ठीक है, कहाँ की थी? तो अमरकोट की। ठीक है, अमरकोट पाकिस्तान की। ठीक है, तो जैसे बाबूजी शादी के लायक हुए, इनकी उम्र शादी के लायक हुई, तो धांधली के मन में विचार आया कि क्यों ना बाबूजी की शादी कर दी जाए, है ना। तो बाबूजी की शादी करने के लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता कहाँ आया? वो आया अमरकोट से, ये जो पाकिस्तान है ना, वहां से। किसका रिश्ता आया? फुलमदे का। किसके लिए? बाबूजी के लिए। तो रिश्ता फिक्स किया गया, तो शादी वादी की तैयारियां हुई, है ना। ठीक है, बारात के लिए मतलब कि बारात बारात की तैयारी कर ली, और बारात लेके ये रवाना होने वाले थे। उससे पहले इसके दो सहयोगी थे, मैंने अभी बताया था, दो सहयोगी, चांदा और दामा। ये दोनों मुख्य है। तो इन चांदा और दामा ने कहा बाबूजी को कि बाबूजी आपने शेरवानी पहन ली, साफा लगा लिया, एंटीना लगा लिया, कमर पर बेल्ट वेल्ट सब बांध लिया आपने। ठीक है, आप इतने फूटरे लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो, लेकिन एक कमी है। तो बाबूजी बोलता है क्या? तो ये जो दोनों दोस्त है उनके, चांदा और दामा, कहते हैं कि आपको एक घोड़ी दूसरी लेनी चाहिए। तो वो बोलते कि चलो ले आओ घोड़ी, अगर तुम कह रहे हो तो ले आओ, उसमें क्या बड़ी बात है।
तो ये बोलते हैं कि अपने गांव में एक जगह है, एक जो लेडीज है, महिला है, उसके पास एक घोड़ी है और वो घोड़ी इतनी सुंदर है कि आप उस पर बैठोगे ना तो आप और भी अधिक सुंदर लगोगे। तो वो घोड़ी किसकी थी? वो घोड़ी थी देवल चारनी की। देवल चारनी की घोड़ी। कौन सी? केसर काल में। ठीक है, केसर काल में घोड़ी देवल चारनी। अब हुआ क्या, ये चांदा उडामा गए देवल चारनी के पास, तो देवल चारनी ने इनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। क्यों? इसकी एक वजह है। तो जैसे चांदा उडामा ने कहा, कहाँ पे आए? बाबू जी के पास, कि बाबू जी देवल ने मना कर दिया घोड़ी देने के लिए। तो बाबू जी स्वयं गए। ऐसा इतिहासकार बताते हैं, बाबू जी खुद गए और उस देवल को बोलते हैं कि माँ, मुझे आपकी घोड़ी चाहिए, मैं पाकिस्तान में शादी करने के लिए जा रहा हूँ। तो बाबू जी को देखते ही देवल का मन पिघल गया, इतने सुंदर राजकुमार। तो इनका मन पिघल गया, लेकिन करे क्या, देवल की मजबूरी है। तो देवल चांद ने कहा बाबूजी राठौड़ को कि बाबूजी मुझे घोड़ी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। बाबूजी बोलते हैं कि बताओ क्या मजबूरी है। तो देवल कहती है कि हमारे जो गाँव है उसमें चोर ज्यादा है और यहाँ पे चोरियां बहुत होती है। तो हमारा जो गाय चराने वाला होता है, वो गायों को चराने के लिए घोड़े लेके जाता है कि कुछ भी वहां पे जो घटना हो जाए, कभी बाई द वे कुछ घटित हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, तो वो हमें तुरंत आके हमको बता सके और हम यहाँ से उनकी सहायता के लिए पहुंच सके। तो पापा जी ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ शादी करने और इसके बीच में अगर आपकी जो घोड़ी है, वो थोड़ी गाय है, वो अगर चोरी हो जाती है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, या तो फेरों में हूँ, या खाना खा रहा हूँ, या तोरन मार रहा हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, बाय द वे मैं खुद यहाँ से वापस आ जाऊंगा, फेरों में से उठ के वापस आ जाऊंगा, इतना प्रॉमिस करता हूँ मैं। तो देवल ने कहा कि यार कोई आदमी इतना वचन दे रहा है, इतना अपने को कह रहा है, तो उसने दे दी घोड़ी। और कहा कि वचन का ध्यान रखना। बाबू जी घोड़ी वोड़ी लेके निकलते हैं, बारात लेके जाते हैं। अब पहले क्या हुआ करते थे कि बारातें दो दो तीन दिन तक रुका करते थे। क्यों? क्योंकि दो तीन दिन इसलिए रुका करते थे कि घोड़े वगैरह पे जाते थे, ऊँटों वगैरह पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे, है ना, थक जाया करते थे। तो दो तीन वहां पर रेस्ट करने के लिए रुकते थे। बाबू जी राठौड़ यहाँ से गए, पाकिस्तान वाले जो जगह है अमरकोट, वहां पे है ना एक कहावत प्रसिद्ध है कि आज अमरकोट के छज्जे गिरेंगे। तो ये अमरकोट के छज्जे गिरेंगे, ये किसने कहा? तो चांदा और डामा ने। क्यों कहा? क्योंकि बाबूजी राठौड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने फूटरे लग रहे हैं कि उनको कोई भी देखेगी ना, महिला या कोई भी मान लो, उनको कोई भी देखेगी ना, तो वो इतनी इसकी फैन हो जाएगी, है ना। तो अमरकोट में छज्जे गिरेंगे, इस कहानी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप देखोगे अपने आसपास में जब शादियां होती है, तो महिलाएं छज्जों के ऊपर, मतलब मकान के छज्जों पे छज्जर के देखती है। महिलाओं को शौक ज्यादा होता है कि बींद को देखे, दुल्हे को देखे, है ना। तो वो अपना एक दूरबीन से बनाती है, ऐसे कैमरा बनाती है छोटा सा। अब घूंघट होता है, घूंघट को ऐसे देख नहीं सकते, फिर आप उसको देख लो, महिला को, तो वो कैसे बनाती है? अपना दूरबीन बनाती है ऐसे, और ऐसे दुल्हे को देखती है। तो वो छज्जों पर चढ़ के देखती है ना। तो इस चानक दामक कहने का मतलब ये है कि बाबूजी आप इतने फूटरे लग रहे हो कि आपको देखने के लिए आज पाकिस्तान या अमरकोट की सारी महिलाएं छज्जों पे चढ़ेगी, और छज्जों पे चढ़ेगी तो उसके वजन से छज्जे टूट जाएंगे। तो इसलिए ये कहावत है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है। तो पाकिस्तान वाले एक बार कहते हैं इस पाबूजी को कि पाबूजी तुम्हारी घोड़ी बड़ी अजीब लग रही है हमें। तो पाबूजी ने कहा कि तुम्हें पता है घोड़ी कहाँ से मंगवाई गई है? ये वहां से मंगवाई गई है, बहुत दूर से, यानी कि अमेरिका से मंगवाई गई है। तो पाकिस्तान वालों ने कहा क्यों मजाक करते हो? तो पाबूजी ने कहा कि क्यों, तुम्हें कोई शक है? तो अमरकोट वालों ने कहा कि एक बार हमारी घोड़ों से रेस करवा के देखो, तुम्हारी घोड़ी का अकड़ है वो निकल जाएगा। तो पाबूजी ने कहा कि तुम रेस की बात करते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रेस कराओ, लेकिन 2 दिन बाद, क्योंकि हमारी घोड़ी इतनी दूर से चल के आई है तो ये थक गई होगी, तो हमें 2 दिन की इसको रेस्ट चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं, अमरकोट वाले कहते हैं कि ये तो बहानेबाजी है, 2 दिन के बाद करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये तो सिर्फ नाटक करते हैं, फालतू के ड्रामे करते हैं। तो बाबू जी को बड़ा गुस्सा आता है, बाबू जी कहते हैं कि इधर देखना एक बार, दोबारा बोलना, नाटक करते हैं हम, ठीक है तेरे घोड़े को ला सामने। फिर बाबू जी घोड़े जो अपनी घोड़ी थी बाबू जी की, उसके कान में कहते हैं कि घोड़ी केसर काल में, अब तो तू ही मेरी लाज रखेगी, तू ही अपने मारवाड़ की जो लाज है वो बचाएगी। ऐसा कहते हैं, इतिहासकारों ने बताते हैं कि घोड़ी इतना भयंकर दौड़ी, भयंकर दौड़ी, उन घोड़ों को पीछे छोड़ दिया था, और उस पाकिस्तान वालों की मुंह है ना, मुंह वैसे हो गए थे। फिर बाबू जी कहते हैं कि
क्या हाल है? तो उन्होंने कहा माफ करो, मैंने हमको आपको चुनौती दी, आपसे गलती हो गई हमारे से। तो ऐसे करके उन्होंने उस रेस करवाई थी, ऐसा बताते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि उन्होंने मजाक करने के लिए अमरकोट वालों ने क्या किया, जो बाबूजी जब तोरण मारने दरवाजे में पहुंचे, तो वो तोरण दरवाजे से मतलब बहुत ऊपर लगाई गई थी, जहां पे व्यक्ति अपनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है। तो बाबूजी ने जैसे तोरण को देखा तो दिमाग खराब हो गया कि यार अब तुम भी जानते हो तोरण ऊपर रहेगा, तो बाबूजी कैसे लगा सकते हैं, कैसे तोरण मार सकते हैं। तो उसने बाबूजी ने कहा कि केसर कालमी को, केसर कालमी अब तो तेरे ही आंसू है, तू ही हमारी लाज बचा सके, बचाओ तो बचा, नहीं तो फिर मेरे तो इज्जत फिर तुमने आंधी गई, पानी का माइन गई भैंस पानी में। तो केसर कालमी अपनी आवाज निकालते ही नहीं नाक करती है कि तू टेंशन मतलब मैं हूं ना, क्यों टेंशन करता है, बावला है तू। इधर बाबूजी जो बैंड बजाने वाले होते हैं, बाजे बजाने वाले होते हैं, उनको कहते हैं कि सुनो रे, जब मैं आपको इशारा करूं तुम बैंड बजा दो। क्यों? क्योंकि मेरी केसर का आलमी घोड़ी वो नाचेगी, तुम बाजा बजाओगे तो मेरी घोड़ी नाचेगी। नाचने से मतलब ये है, उसने केसर का आलमी को समझा दिया कि जैसे बाजा बजाएंगे, मैं आपको इशारा करूं, तुम अपने दोनों पैर उठा के किस पे रखोगी, मतलब जो दरवाजा होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही हुआ। जैसे ही बाबूजी ने इशारा किया बैंड वालों को, तुम बजाओ रहे, इधर से घोड़ी के नाल खींचते हैं पकड़ के बाबूजी, घोड़ी अपने आगे के दोनों पैर उठा के किस पे रखती है, दरवाजे के ऊपर। बाबूजी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तोरण मार देते हैं, तोरण मार के पहुंच जाते हैं। फिर से वो अमरकोट वालों को कहते हैं क्या बात है रे, और ऊपर करोगे क्या, देख लो तुम अपने हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि बस बहुत मान गए आप। तो ऐसा बाबूजी के बारे में एक स्टोरी है। फिर इधर से भागी भागी कौन आती है, देवल चारण। तब तक बाबूजी फेरों में बैठ चुके थे, बाबूजी के 3 फेरे कंप्लीट हो चुके थे। और चौथे फेरों के समय में देवल चारणी का संदेश भाग आता है पहले तो, और फिर देवल चारणी खुद ही आ जाती है, और खुद ही आके कहती है बाप का ना गाँव ना, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी गाय, मेरी जो वो घोड़ी है केसर काल में, वो मत लेके जाओ। अब उधर देखो मेरी गाय चोरी हो गई है, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम नहीं माने। तो बाबूजी ने वचन दिया कि माँ, मैंने आपको वचन दिया था तो मैं उस वचन का पालन अवश्य करूंगा। तो ऐसे कहते हैं अपने राजस्थान में, यानी कि कितने, 3.5 या 4 फेरे होने के बाद शादी संपन्न मान ली जाती है, तब से। क्यों? क्योंकि बाबूजी 3.5 फेरों में से उठ के कहाँ चले गए थे, देवल चारनी की गाय छुड़ाने के लिए। किससे? बाबूजी का बहनोई था एक, जिंदराव खींची, उससे छुड़ाने के लिए कौन गए थे, बाबूजी राठौर। तो वचन का मान रखने के लिए अपने फेरों को छोड़ दिया, वो महान लोक देवता है जिनका इतिहास अपन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, बाबूजी ने एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का नाम क्या है, वो युद्ध का नाम है डेहचू का युद्ध। डेहचू का युद्ध, ठीक है, डेहचू का युद्ध। और ये जो डेहचू का युद्ध है, ये कहाँ पे लड़ा, तो डेहचू कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है, डेहचू एक जगह का नाम है जो जोधपुर में पड़ता है। डेहचू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो एक तो हुआ जींदराव खींची, ठीक है, एक किसके मध्य में हुआ, बाबूजी राठौर। कब हुआ, किनके मध्य में हुआ, बाबूजी राठौर के मध्य में। ठीक है, बात करते हैं बाबूजी राठौर क्यों युद्ध करने गए, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, प्राप्त हो गए। ठीक है, और गाय किसकी थी, गाय किसकी थी, तो देवल चारणी की गाय की, गाय छुड़ाने। ठीक है, इस युद्ध में इनके दो सहयोगी थे, कौन, चांदा व दामा। ठीक है, और ये जो डेहचू का युद्ध है, ये कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 1276 ईस्वी में। ठीक है, इधर जिंदराव खींची कौन था, तो ये था बाबूजी का बहनोई। ठीक है, बाबूजी का बहनोई यानी बाबूजी की सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, और अब बात करते हैं जिंदराव खींची, ये कहाँ का था, तो ये नागौर में जगह पड़ती है, कौन सी, जायल। ठीक है,
उस जायल का कौन था? जिनराव खींची। ठीक है, तो ढेंचू का युद्ध किनके मध्य में होता है? बाबूजी राठौर और जिनराव खींची के मध्य में। देवल चारण की गाय छुड़ाने के लिए बाबूजी ने अपने आधे फेरों में से उठ के आ गए थे, और उस दिन के बाद से अपने राजस्थान में 3.5 फेरों या 4 फेरों के बाद में जो फेरे है वो संपन्न मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है? बाबूजी राठौर की। ढेंचू के युद्ध में बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे जिनराव खींची से लड़ते लड़ते, लेकिन ये देवल चारण की गाय छुड़ा के मरे। ठीक है, इन गायों को इन्होंने मुक्त करवा दिया था, किससे? जिंदराव खींची से। तो ये इसकी स्टोरी बनती है। ढेंचू का युद्ध किनके मध्य में हुआ, देख सकते हो। ठीक, इनको नोट कर लो। फिर पापा जी की दो चार बातें बच गई, जैसे इनका मेला कब बढ़ता है, ठीक है, इनके पवाड़ी क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र कौन सा होता है, इनकी बातें अपन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर धीरे धीरे बना लो अपने नोट्स। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको बाबू जी के बारे में दो चार बातें। बाबू जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है? वो बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। ठीक, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो जहां पे इनका जन्म हुआ, कोल्लमन में, वही इनका मंदिर है। तो कोल्लमन कहाँ पे है? तो फलोदी वर्तमान में, और पहले जोधपुर में। ठीक है, प्रमुख मंदिर की बात हो गई। पवाड़े, तो पवाड़े क्या होते हैं? तो पवाड़े एक तरह से अपने ये कह सकते हैं कि लोक गाथा होती है। ठीक है, लोक गाथा का मतलब लोग इनकी गाथा गाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपने? लोक गाथा। ठीक है, बाबू जी की जीवनी है एक। बाबू जी की जीवनी, जिसका क्या नाम है? बाबू प्रकाश। और ये जो बाबू प्रकाश है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी, ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौन? ओसिया मोड जी। ओसिया मोड जी। ठीक है, कौन थे? ओसिया मोड जी। बाबू प्रकाश लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ओसिया मोड जी। बाबू जी की जीवनी का क्या नाम है? बाबू प्रकाश। ठीक है, दो चार बातें हैं। ऊंट बीमार होने पर पूजा की जाती है। ठीक है, ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? बाबू जी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबू जी को। ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान में सबसे पहले किसको है? तो वो है बाबू जी को। ठीक है, एक इनकी बात आती है कि बाबूजी राठौर का एक नृत्य किया जाता है। जब बाबूजी राठौर का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को, एक नृत्य किया जाता है, और वो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है थाली नृत्य। कौन सा है? थाली नृत्य। एक बार इनको आप नोट कीजिए, फिर इनकी दो तीन लाइनें और है वो मैं बताता हूँ। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबूजी की जो फड़ होती है, ये तो पवाड़े हैं, और पवाड़े को क्या कहते हैं? लोक गाथा। ठीक है, एक होती है फड़। तो बाबू जी की फड़। अब ये जो बाबू जी की फड़ है, ये राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। लोकप्रिय फड़। और इस फड़ का जो वाचन है,
है ना। ये जो बाबूजी की फड़ है, इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? इनका जो वाचन करते हैं वो दो जातियां होती हैं, एक तो भील और एक नाई, नायक। भील व नायक या रेबारी बोल सकते हो आप, क्योंकि ऊंटों के देवता हैं, तो ऊंट कौन चलाते हैं? रेबारी जाति। ठीक है, तो रेबारी जाति। तो वाचन कौन करते हैं? भील व नायक या रेबारी जाति। और इस बाबूजी की फड़ में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र है वो? रावण हत्था। ठीक है, और ये जो रावण हत्था है, ये वाद्य यंत्र किसका है? बाबूजी के, बाबूजी राठौर। तो ये बाबूजी राठौर की कुछ बातें थी, मैंने आपको बता दी है। किस प्रकार से इसकी स्टोरी बनती है, स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। कैसे परी से कैसे इनकी मम्मी वो परी थी, एक एंजल थे, स्वर्ग से आई हुई परी थी। ठीक है, इनके पापा धांधल जी राठौड़ थे। जोधपुर में राठौड़ वंश के एक राजा हुए थे, राव सिंहा, इसके वंशज है कौन? बाबूजी राठौड़। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई है उसको शानदार तरीके से जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।